पत्नी बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी वो रजनीश नेहा का एफिडेविट जब अदालत में मेंटेनेंस लेने के लिए जब दाखिल करती है, तो वो उसका क्लेम करती है कि हमें इतने रुपए प्रति माह दिलाए जाए। ये कैसे? कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्लेम कर रही है। मतलब उसको आभास है कि हम आगे बीमार पड़ेंगे, तो हमारे लिए इतना पैसा हमें चाहिए। जबकि सीआरपीसी 146(2) है, वो ये कहता है कि परिस्थितियों के आधार पे आदेश को मॉडिफाई किया जाए, कैंसिल किया जाए, जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी। लेकिन पत्नियां क्या करती हैं? रजनीश नेहा का जो एफिडेविट दाखिल करती हैं, उसमें अपने मेडिकल के संबंध में भी भरण पोषण मांगती है। क्या आपने अपने आदेश में कभी यह गौर किया? तो आज इसी चीज पे आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कभी भी अपना 125 का आदेश देखना। मैंने बहुत सारे अपने वीडियो बनाए हुए हैं कि सीआरपीसी 125 यानी कि वर्तमान में जो बीएनएसएस 144 है, इसमें आपको भरण पोषण से कैसे बचना है। 98% जो आदेश होते हैं वो गलत आदेश होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सीआरपीसी 354 सबसेक्शन 6 एंड बीएनएसएस 393 सबसेक्शन 6 स्पष्ट कहता है कि कोई भी आदेश बिंदुवत होना चाहिए। खास तौर से सीआरपीसी 125 और बीएनएसएस 144 के तहत में बिंदुवत और प्रश्नगत होना चाहिए, उसमें कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो आदेश है पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है। मैंने एक दूसरा पॉइंट बताया था कि अदालतें जब आदेश करती हैं तो वो क्या करती हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करने के लिए बोला है पारुल त्यागी बनाम गौरव त्यागी के केस में। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रजनीश वर्सेस नेहा जो है एफिडेविट है, उसको कॉम्प्लायंस करना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, पेज नंबर 38 और कॉज नंबर 89 में स्पष्ट कहा है कि कोई भी आप इंटरिम या फाइनल आदेश अगर आप पारित करेंगे तो आपको कार्रवाइयों का एक टेबल आपको आदेश में शो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ये साफ तौर पर अदालत की अवमानना हो जाती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हो जाता है। अब आप ये सोचते हैं कि आपके खिलाफ आदेश हो गया और वसूली दाखिल कर दी गई। अब वसूली सीआरपीसी 125(3) में वसूली की गई, उसमें भी ये कहा गया है इवन 125(3) भी अगर है, उसका प्रार्थना पत्र अगर वसूली के लिए दाखिल किया जा रहा है, तो उसमें भी पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के केस के आधार पर जो डायरेक्शन इशू किए गए उसके आधार पर एक टेबल बनाई जानी चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाइयां की हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। तीसरा ये है कि जैसे सपोज आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का जो अमाउंट ड्यू है, सपोज 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए के लिए रिकवरी के लिए उसने प्रार्थना पत्र लगा दिया और अदालत ने सम्मन जारी कर दिया आपके लिए, और आपको मौका नहीं मिला अपना आपत्ति दाखिल करने का, और अदालत ने क्या किया कि अगली डेट में वसूली वारंट जारी कर दिए, जबकि जो अमाउंट क्लेम किया गया है उस अमाउंट पे उसको जुर्माना लगाना चाहिए था। पहले वो जुर्माना लगाते, जुर्माना लगाने के साथ साथ उस अमाउंट के लिए वसूली वारंट जारी किए जा सकते थे। मैंने हाल में एक केस देखा जो मेरे पास ही था। पति की जो इनकम थी वो करीब 1,24,000 के समथिंग थी। उसमें से कट पिट के, यानी जो पत्नी थी उसी के नाम जो क्वार्टर आवंटित था उसी में रह रही थी, करीब 30-35 हजार रुपए डिडक्शन हो जाता था सैलरी से। कुल मिला के जो सैलरी हाथ में बचती थी वो 55-60 हजार रुपए सैलरी हाथ में आती थी। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, अदालत ने सारी चीजों को डिनाई कर दिया, उस डिडक्शन को भी नहीं माना, और एक सरसरी नजर में एक इंटरिम आदेश जारी कर दिया 20,000 रुपए प्रति माह का।
जब 20,000 रुपये प्रति माह का इंटरिम आदेश जारी कर दिया, उस पर वसूली डाली गई, तो वसूली में क्या हुआ कि जब 125(3) का जब प्रार्थना पत्र डाला गया उस पर वसूल करने के लिए, तो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि एक डायरेक्ट एक एप्लीकेशन लगा दी गई कि साहब इनके विभाग से, इनकी सैलरी से ये डिडक्ट कराया जाए अमाउंट। और वो भी अमाउंट जो बन रहा था वो तो डिडक्ट कराया ही कराया, साथ में 2 महीने एक्स्ट्रा का कराया। आप फ्यूचर सैलरी जो है ना, आगे की भविष्य वाली सैलरी जो है ना, वो आप डिडक्ट नहीं करा सकते। और इसके लिए उनके विभाग ने उनको नोटिस भी नहीं दिया, और ना ही इस तरीके की कोई रिपोर्ट आई कि इतना इतना अमाउंट है और इतना इतना ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक इलीगल प्रोसेस हो गया। इसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट गए हुए थे, रिट पेंडिंग है। उसी दौरान क्या होता है कि जब 55-60 हज़ार रुपये जो सैलरी बनती है, इसी सैलरी के हिसाब से ही फाइनल मेंटेनेंस होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि पत्नी को पता था कि पति है वो रिटायरमेंट होने वाला है, तो उसने क्या किया, अचानक उसने रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही आदेश करा लिया 35,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, क्योंकि बर्डन भी बनाना था। तो कोई भी मेंटेनेंस का जो आदेश है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति के ऊपर एक बर्डन बन जाए। जैसी स्थिति पति की है, उसी स्थिति के अनुसार, उसी परिस्थिति के अनुसार ही जीवन यापन पत्नी का किया जाना चाहिए। हमने आपको 2 लूज फॉल बताए हैं, आप अपने आदेश में अपनी फाइल में जरूर देखना। पहला ये है कि आपका जो आदेश है वो बिंदुवत किया गया है, नहीं किया गया है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो जारी की गई हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है। तीसरा ये है कि जो आपसे वसूली की जा रही है, उस वसूली में जुर्माना लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि जो वसूली आपके लिए जारी की जा रही है, क्या डायरेक्ट पुलिस को वसूली करने का अधिकार है या नहीं है। तो इन 4 पॉइंटों पे आपको अपनी फाइल देखनी। अगर इसमें कोई त्रुटि अगर नज़र आती है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है और सब कुछ स्पष्ट है। किसी भी तरीके से इस भरण पोषण से बचना है। आपने देखा होगा कि एक एफिडेविट दे दिया जाता है, आपकी पत्नी एक एफिडेविट देती है, उसमें एक क्लॉज रहता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इतना अमाउंट देना है। वो क्लेम करती है, लेकिन बीमार नहीं होती है, कोई मेडिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्लेम करती है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इन द केस कोई आदेश हो भी जाता है और इस तरीके की अगर चीज़ें आती हैं कि पत्नी बीमार हो गई या कुछ भी, तो उस परिस्थिति के हिसाब से मेंटेनेंस को लेने के लिए या मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना पत्र मूव किया जा सकता है उसी अदालत में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एफिडेविट में हमेशा ये गलत लिखा जाता है कि भैया मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हमें चाहिए, आश्रित है उनके लिए चाहिए, सबके लिए, मतलब उसको पहले से ही आभास हो जाता है कि हम आगे बीमार हो जाएंगे, कभी भविष्य में बीमार हुए। तो ये एक पतियों पे बहुत बड़ा बोझ है। ये गलत तरीके से मेंटेनेंस का आदेश पारित होता है मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम से। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस तरीके की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आपने सही तरीके से अगर हमारे वीडियो को फॉलो कर लिया तो आप बहुत बड़ी राहत पा सकते हैं। लेकिन सही तरीके से समझने के बाद, पढ़ने के बाद और सही तरीके से अप्लाई करने के बाद आप राहत पा सकते हैं। धन्यवाद।